फिजिक्स एनवीटी में। और आज जो हम करने जाएंगे, लास्ट टाइम जो हमने किया था वो किया था एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और उसमें हमने किया था कि टू चेक द, किसके लिए काम आता है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन या फार्मूला। उसकी करेक्टनेस चेक करनी थी, क्या कोई भी इक्वेशन सही है कि गलत है। और तब मैंने आपको, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ होम असाइनमेंट दी थी। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये चेक करना है सही है कि गलत है। पी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर 2a के बराबर है, सही है कि गलत है। पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए के बराबर है, सही है कि गलत है। तो ये आपने चेक करना था। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको इसको रिवाइज करवाता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे कि हाउ वी कैन डिराइव एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन तो हमने कर ली है। चलिए फिर से, आपने कई बच्चों ने निकाली होगी, आप उनको चेक करेंगे, तो जिन्होंने नहीं निकाला है वो भी देखेंगे। फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर दिया है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यूजिंग, पहला करवा रहा हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला मुझे पता है, m1 L1 T-2। ठीक है, और इसका मास का m1, एक्सेलरेशन का होता है m0 L1 T-2। तो आप देख सकते हैं m1 L1 T-2 बेस आर सेम, पावर भी एडेड, यहाँ पे आ जाएगा m1 L1 T-2। तो आप देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। Therefore, dimensions of LHS is equals to dimension of RHS. Hence, equation is correct. Equation या फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। अब सेकंड वाला पार्ट चेक करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया हमें 2a। 2a मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हम लेते हैं ऐसे 2a इक्वल्स टू, पार्ट सेकंड कर रहा हूँ मैं आपके सामने, 2a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 है, नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो a है, a का डायमेंशन फार्मूला भी बताया मैंने, m0 L1 T-2। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो देख सकते हैं एक्सेलरेशन का। तो इसका वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ऐसे लिखना है आपने यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। मैं रफ में करवा रहा हूँ, तो आपको देखेंगे ध्यान से। s का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का क्या होता है, m0 L1 T-1, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, सिर्फ L1। तो आप देख सकते हैं कि ना ही ये डायमेंशन फार्मूला सही है, ना ही ये इसके बराबर है। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन मैच करते हैं, इसमें -1 की कमी है, इसमें L1 की कमी है, T-2 की कमी है, तो ये सारा का सारा गलत है। इसका मतलब हैंस ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ LHS not equal to RHS, hence equation is wrong। तो ये इक्वेशन कोई नहीं होती, गलत इक्वेशन है। ठीक है जी, अब आ रही है थर्ड पार्ट की। तो पार्ट नंबर थर्ड को देखेंगे, ये भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो पार्ट नंबर थर्ड में दिया है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स, इसका डायमेंशन फार्मूला होता है, एक मिनट मुझे रखना, हाँ, इसका डायमेंशन फार्मूला होता है प्रेशर का m1 L-1 T-2। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब बात आती है फोर्स की, लेकिन आपने, मैं बता दूं, पहला स्टेप आपने लिखना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि पहले में मैंने लिखा है। अब इसमें मैं नहीं लिख रहा, ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है m1 L1 T-2, और एरिया का होता है L स्क्वायर। तो अब देखेंगे L और A कट गया, यहाँ पे L1 बच गया, ये L1 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, L-1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 L-1 T-2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m1 L, क्योंकि ऊपर गया तो -1 T-2। अब देख सकते हैं डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। एस dimensions of LHS is equals to RHS, therefore equation is correct। ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो ये आपको होम असाइनमेंट मैंने दी थी। अब हम करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी, और वो नेक्स्ट एप्लीकेशन है
हाउ वी कैन डिराइव एक्सप्रेशन फ्रॉम बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम कैसे एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को इस्तेमाल करके। ठीक है जी, ये हम देखेंगे। अब देखिए आपके सामने जो है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिकल फिनोमेना। मतलब आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके या डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके आपको क्या करना है, आपको रिलेशन निकालना है। किसके बीच में रिलेशन निकालना है, मतलब फार्मूला बनाना है, इक्वेशन बनानी है, किसकी मदद से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को इस्तेमाल करके, या फिर हम कह सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करके। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में पहले नंबर पे आया। इसको आराम से करेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, आप बाकी सारे खुद ब खुद कर सकते हो। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, लेकिन आज आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा और घर के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। देखिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंडेंट ऑन मास। पहली बात किसके ऊपर बोला है, मास के ऊपर। किसका मास, बॉब। सिंपल पेंडुलम इस तरह से होता है बेटे, सिंपल पेंडुलम ये सेटअप होता है, ये टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है, इसके बीच में ये बॉब होता है, ये स्ट्रिंग होता है, और इसको यहाँ पे हैंग करके रखते हैं और फिर इसको टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। ये आगे आप पढ़ेंगे। अब कहते हैं इसका जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड किसका, सिंपल पेंडुलम का डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर। इस बॉब का मास कितना है, लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू। तो अब बताना है कि रिलेशन आपको इसका निकालना है डायमेंशन एनालिसिस इस्तेमाल करके। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या लिखना है वो आप समझेंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना है इसमें, यहां पे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने लिखना है हियर टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, धागा, जहां रस्सी जो उसको डाली है, एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर डिपेंड है। Therefore, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड t मानते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं t के साथ टाइम पीरियड को, किसके ऊपर डिपेंड है, मास ऑफ बॉब। ठीक है, दूसरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम इसको डायरेक्टली डिपेंड दे रहे हैं। बाद में जो एक्सप्रेशन सॉल्व होगी तो उसमें खुद पता लग जाएगा कि डायरेक्टली है कि हमारे पास इनवर्स रिलेशन है, वो बाद में खुद पता लग जाएगा, देखते जाइए। अब दूसरा हमारे पास इसकी पावर ले लेते हैं, हमें नहीं पता मास कितना इन्वॉल्व है, हम मास की पावर लेते हैं a। ठीक है, दूसरा लेंथ है तो लेंथ की पावर हम ले लेते हैं b, और फिर दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो g की पावर ले लेते हैं c। ठीक है, तो इसको थोड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देते हैं, क्योंकि पता है कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो k की वैल्यू इधर लिख लेते हैं। k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटता है, 11th में आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, 9th में भी आपने पढ़ा है, दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, इक्वल टू आता है और कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू आती है, और हमें नहीं पता यहाँ पे व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। सो वी हैव टेकन हियर ए जनरल वैल्यू, और जनरल वैल्यू क्या है हमारे पास, k। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा ma l की पावर b g रेज टू पावर c। इक्वेशन हम मानेंगे इसको फर्स्ट। इसको ध्यान से समझना, मैं बार बार कह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से समझना है और हर एक स्टेप को समझना है, और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे हम। ओके, टाइम पीरियड है तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यहां पे लिख लेते हैं, m कितना है, 0 है, कोई l कितना है, 0, और टाइम पीरियड में टाइम कितना है, 1। ठीक है जी, बस इतना सब। ठीक है, अब इसको पहले इधर लिख लेते हैं, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन को आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पे जैसे डायमेंशनल एनालिसिस इस्तेमाल करेंगे तो मैंने अभी बताया m0 l0 और t की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और आगे कितनी वैल्यू आएगी, यहां पे क्योंकि मास है,
के तो के है, के की कोई जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का हमने कोई डायमेंशन लेना, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। m की पावर a है, फार्मूले में लिखेंगे हम लेकिन अभी छोड़ देंगे। तो m की रेज टू पावर कितनी है a, m का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, m ही होता है, l0 होता है, तो इसकी पावर क्या ले लेंगे a, ठीक है जी। ओके, अब उसके बाद आता है यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ का हमारे पास क्या आ जाएगा, l की पावर 1, आप वो भी लिख सकते हैं m0 l1 t0 लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, और ऊपर होल पावर कितनी है b, और g की वैल्यू एक्सीलरेशन है, चाहे ग्रेविटी की वजह से, हम इसका डायमेंशन फार्मूला पढ़ चुके हैं, m0 l1 t-2। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं पूरी तरह से, ठीक है, बेस आर सेम पावर डिवाइडेड, लेकिन पहले ये आ जाएगा m की पावर a, ये आ जाएगा l की पावर b, देख रहे हैं आप, l की पावर b, और यहां पे आ जाएगा l की पावर b, और यहां पे आ जाएगा, ये c भी लिखना था, ठीक है, तो 0 इंटू सी 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, हाँ, c t की पावर -2c, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये दो चीजें दिख रही हैं आपको, बेसिस आर सेम पावर डिवाइडेड, तो इनको हम ऐड करेंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पे होगी c इंटू 2c हो गया यहाँ पे, तो बेसिस आर सेम पावर डिवाइडेड, m की पावर a l b प्लस c, और आ गया t -2c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला वही एज इट इज, नोट कर सकते हैं m0 l0 t1, यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं m0 l0 t1। अब ठीक है, अब ऊपर वाले को हम मिटाएंगे। ओके, तो अब हम क्या जाएंगे, लिखेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। नाउ एज वी नो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर इस्तेमाल करेंगे तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, दोनों के डायमेंशन बराबर होने चाहिए, यही तो पढ़ रहे हैं हम। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर अब इसी को कंपेयर कर, देखिए a, यहां पे a है तो a किसके बराबर होना चाहिए 0, पावर भी तो सेम होनी चाहिए, a की पावर किसके बराबर होनी चाहिए 0, तो क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। फिर b प्लस सी, क्योंकि l की पावर b प्लस सी है, डायमेंशन बराबर मतलब पावर भी सेम, b प्लस सी किसके बराबर होनी चाहिए 0, b प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। और -2c, -2c किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर, देखिए t की पावर 1 है, यहाँ पे -2c है, तो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। आ गया पार्ट नंबर कौन सा आ गया, फोर्थ इक्वेशन। अब यहां से समझना जरूरी है, इसको ध्यान से समझेंगे बच्चे, तो हमारे पास क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे आर सी इज इक्वल टू -1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, सी की वैल्यू हमें मिल गई -1/2, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू भरते हैं, ये देखिए इक्वेशन थर्ड, तो b -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b -1/2 को उठा के इस साइड लाओ, तो b इज इक्वल टू +1/2, तो b की वैल्यू मिल गई, जबकि a की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी कितनी मिली है 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, ये देखिए a की वैल्यू मिली, a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, ये थी इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट है। इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी आई 0, b की वैल्यू कितनी आई +1/2, c की वैल्यू कितनी आई -1/2, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स
क्या बनेगी इक्वेशन फर्स्ट, t इज इक्वल टू के, a की जगह पे आ गया हमारे पास 0 और l की जगह पे आ गया, b की जगह पे आ गया हमारे पास कितना 1/2 और g की जगह पे आ गया -1/2। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो l 1/2 मतलब रूट, -1/2 मतलब अपान में रूट, ठीक है। तो r फाइनली हमारे पास आंसर आ गया k √l/g और यही इसका फार्मूला होता है। जबकि k की वैल्यू आगे पढ़ेंगे आप 2 पाई होती है, क्योंकि जब उन्होंने कांस्टेंट निकाला तो k की वैल्यू 2 पाई हो जाती है। r इसको ऐसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई √l/g। तो दिस इज योर फाइनल आंसर और बिल्कुल सही आंसर है, ऐसे ही निकलता है। मेरे सारे स्टेप को आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो, मैंने क्या बोला आप चेक कर सकते हो और आपको मुझे लगता है ये क्वेश्चन आसानी से समझ आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।